Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is history of division of Congress. कांग्रेस के विभाजन का इतिहास, किस तरह से कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ। एज यू नो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, है ना, उसकी स्थापना कैसे हुई। फिर एक टाइम ये आया कि कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, कौन कौन से थे वो पार्ट? उदारवादी और उग्रवादी। इस क्लास में हम इनका पार्टीशन में उदारवादी युग देखेंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है 1885 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन था। पूरे अगर हम राष्ट्र की बात करें तो ये पूरे राष्ट्र की संस्था थी। ठीक है, इसी के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था, भारत ने अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई। ठीक है, और इसी की वजह से जो हमारा देश है वो 15 अगस्त 1947 को फ्री हो पाया। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे मॉडरेट एज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक था? ये 1885 टू 1905। ओके, अगर हम इस युग की बात करें उदारवादी युग की, तो उदारवादी युग के जो नेता थे वो कैसे थे? वो अपने विचारों तथा कार्यों में उदारवादी थे। ठीक है, मॉडरेट थे, मीन्स ये अच्छे में बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे लिए अच्छा है, और इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो ऐसी ही थी, जैसे हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस करना है तो उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना, किसी भी तरह की वायलेंस नहीं करनी है, उनसे पोलाइटफुली उनके सामने अपनी डिमांड रखनी है। ठीक है, इन पर जो उदारवादी लोग थे वेस्टर्न कल्चर का और वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था, तो इसलिए इनके बारे में कहा जाता है ये रंग और खून से तो भारतीय थे, लेकिन अपनी जो इनकी लाइक्स थी, थॉट्स थे, है ना, वो सब कैसे थे? अंग्रेज़ थे, क्योंकि जो इन्होंने एजुकेशन ली थी वो कहाँ से ली थी? ब्रिटिश लोगों से ली थी, तो वही इनके टीचर थे, तो वहीं से ये सब सीखे थे। अगर हम अब इनके नाम देखें तो आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेश चंद्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, पंडित मदन मोहन मालवीय, वोमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कुछ प्रमुख उदारवादी नेता थे जिन्होंने क्या करा? कांग्रेस की नरम नीति को फॉलो किया। ठीक है, और इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? अगर हम इनकी लैंग्वेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। ओके, इसलिए जो उग्रवादी थे, है ना, एक्सट्रीमिस्ट थे, वो उन्हें क्या कहते थे? ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते हैं, मतलब पॉलिटिकल लेवल पर भीख मांगते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे। ठीक है, अगर हम इनके एम की बात करें, जो उदारवादी लोग थे इनका एम क्या था? ये उदारवादी नेता सुधार में विश्वास तो रखते थे कि सुधार होना चाहिए, लेकिन वो सुधार ये ब्रिटिश से सेपरेट होकर नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हीं की सहायता से चाहते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके जो अधिवेशन हुए थे उससे क्या रिजल्ट निकला। डिफरेंशिएशन ऑफ कांग्रेस इन मॉडरेट एज। जो उदारवादी युग थे इसमें आप देखो 1885 से 905 तक 21 अधिवेशन हुए थे, 21 सेशंस। ठीक है, अब जब ये बनी थी तो 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, है ना। अब इनके जो मेन डिमांड्स थी वो क्या क्या थी? जैसे विधान परिषद उनका विस्तार किया जाए और उसमें इलेक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाए, जो जूरी प्रथा होती है जुडिशियल सिस्टम में उसको इस्टेब्लिश किया जाए, है ना, और जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सिस्टम होता है उन दोनों को एक दूसरे से फ्री रखा जाए, मतलब जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है वो एक दूसरे से आज़ाद होने चाहिए, है ना। और जो भारतीय परिषद का सिस्टम था उसको कैंसिल कराया इन्होंने। अपने सेशन में बात की कि जो सेना पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको कम करना चाहिए, है ना, और जो इंडियंस हैं उनको जो लैंड टैक्स होता है उसमें कमी करनी चाहिए और उन्हें हाई पोस्ट पर अपॉइंट करना चाहिए, जो नमक का टैक्स है उसे कम करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने चेंज किया इतने सारे सेशन करके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इनकी पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे। पॉलिटिकल क्रीड ऑफ लिबरल कांग्रेस, उदारवादियों की प्रमुख नीतियाँ या विचारधारा। ठीक है, अब हम इनके देखेंगे। आप देखोगे मेनली ये जो उदारवादी लोग थे ये उच्च घरानों से बिलोंग करते थे, है ना, और इन्होंने अपना एम क्या बनाया? संपूर्ण देश का हित में, मतलब होल कंट्री का ये फेवर चाहते थे। ठीक है, तो चाहे उसमें मजदूर हों, ज़मींदार हों, पूंजीपति हों या मिडिल क्लास लोग हों, सबका भला चाहते थे ये। अब इसके लिए इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए और जो इनकी पॉलिसीज़ थी अब देखेंगे हम वन बाय वन।
फर्स्ट वन इज अलाइंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये लोग ब्रिटिश शासन के लिए बहुत ज़्यादा निष्ठा रखते थे। उनका बिलीफ था कि जो ब्रिटिश शासन है वो हमारे लिए कैसी है, अच्छी है, और वो हम सबका भला ही करेंगे अगर हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से समझाते। ओके, नेक्स्ट, बिलीव इन द लव ऑफ जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। इन्हें बिलीव था कि ब्रिटिश हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, है ना, हम कैपेबल होंगे तो वो हमारे हाथ में पावर भी दे देंगे कि आप अपना शासन चला लें, है ना। तो इन्हें बिलीव था कि जो अंग्रेज हैं वो न्यायप्रिय हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज रिलेशन विद ब्रिटेन इज इन द फेवर ऑफ इंडिया, ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में। मीन्स जो ब्रिटेन के साथ हमारे रिलेशन थे वो हम पर रूल कर रहे थे तो वो हमारे लिए फेवरेबल थे। क्यों, अगर हम उनसे अलग हो गए, है ना, तो हमारा बहुत सारा जो डेवलपमेंट होना है वो रुक जाएगा। जैसे वो हमें इंग्लिश सिखा रहे थे, यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम को ग्रो कर रहे थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार साधनों को डेवलप्ड कर रहे थे, है ना, तो वो सब रुक जाएगा। तो इनका बिलीफ था कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, इसी के साथ ही हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अनफेवरिंग फेथ इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्थाओं में अटूट विश्वास। मीन्स जो पाश्चात्य सभ्यता थी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो जो उदारवादी लोग थे उनका पूरा विश्वास था कि ये हमारे लिए क्या करेंगी, अच्छा रहेगी, है ना। तो इसलिए वो इन इंस्टीट्यूशन की पुजारी थे, है ना, और उनका विश्वास था कि वेस्टर्न एजुकेशन से ही भारत का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, और जो उदारवादी युग के प्रमुख नेता थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या थे, इन पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, है ना। ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव थे, किससे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, है ना। इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि इंग्लैंड हमारा राजनीतिक पथ प्रदर्शक है। मीन्स जो इंग्लैंड है वही हमें पॉलिटिकल गाइडेंस दे रहा है कि हमें किस तरीके से रूल बनाने चाहिए, है ना, और किस तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे उदारवादी लीडर्स थे उनका बहुत ज़्यादा बिलीफ था कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन इज बिलीव इन ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, क्रमिक सुधारों में विश्वास। अब इन लोगों का बिलीफ था जो सुधार होंगे वो एकदम से नहीं हो जाएंगे, है ना, वो कैसे होंगे, धीरे धीरे होंगे। और वो किस तरीके से, कि हम धीरे धीरे अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लाएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, आपको उसको ख़त्म करना चाहिए, है ना, और फिर वो उसको ख़त्म कर देंगे, है ना। एक बार में नहीं मानेंगे, फिर दोबारा उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे, है ना, नहीं मान रहे हैं फिर, तो बार बार इसी तरह वो लोग रिक्वेस्ट करने के फेवर में थे कि हम एकदम से अपने शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते कि हमें हमारा शासन मिल जाए, है ना, वो हमें कैसे मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। अब वो छोटी छोटी डिमांड्स इनकी क्या थी कि जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उन्हें हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए, है ना, जो सरकार के खर्चे हैं उनमें कमी कर दी जाए, और जो विधान परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाए, है ना, आर्थिक सुधार किए जाएं, जो टैक्सेस हैं उन्हें कम कर दिया जाए। तो ये सब इनके छोटे छोटे प्रयास थे जिसकी वजह से ये चाहते थे कि इसी तरह धीरे धीरे ही हम अपने देश की तरक्की कर लेंगे, है ना। इनका स्वशासन का कोई लक्ष्य नहीं था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलग हटाकर खुद अपना रूल लाएं। इनकी मेंटलिटी थी कि हम उन्हीं के अंडर, उन्हीं से रिक्वेस्ट करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज गोल ऑफ सेल्फ पॉलिटिकल गवर्नेंस अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के अधीन राजनीतिक स्वशासन का लक्ष्य। अब जो उदारवादी लोग थे, मॉडरेट्स, उनका बिलीफ था कि जो राजनीतिक स्वशासन है, ठीक है, सेल्फ पॉलिटिकल गवर्नेंस, वो हम कैसे मिलेगी हमें, वो हमें ब्रिटिश रूल के अंदर ही मिलेगी। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा, ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलग होना नहीं चाहते थे। इस बारे में जब कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन हुआ था, सेकेंड सेशन, तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि स्वशासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है, प्रत्येक राज्य को स्वयं अपने भाग्य का निर्णायक होना चाहिए, ऐसा प्रकृति का सार्वभौम शाश्वत लेख है। ओके,
तो इससे पता चलता है आपको कि जो ब्रिटिश शासन है उसको ये लोग कितना इम्पोर्टेंस मानते थे, है ना। अब इसी तरह 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और उसमें कांग्रेस द्वारा स्वशासन के लक्ष्य की घोषणा की गई थी कि हम स्वशासन चाहते हैं, लेकिन वो स्वशासन कैसा होगा, ब्रिटिश के कंट्रोल में ही होगा, है ना। अब नेक्स्ट है मेथडोलॉजी ऑफ लिबरल्स कॉन्स्टिट्यूशनल्स मेथड, उदारवादियों की कार्यप्रणाली, संवैधानिक साधन। जो उदारवादी थे वो अपने एम की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है उसमें बिलीव करते थे, है ना। और वो सरकार से किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार नहीं थे, ठीक है। वो क्रांतिकारी नहीं थे कि हमें लड़ना है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम उनकी बात मान लें। वे वायलेंस और स्ट्रगल के विरोधी थे, इनके अगेंस्ट थे कि हमें किसी भी सिचुएशन में हिंसा और संघर्ष नहीं करना है ना। वो क्रांतिकारी साधन को कोई भी स्थान नहीं देते थे कि हमें रिवॉल्यूशनरी मेथड यूज़ करने चाहिए, है ना। वो क्या चाहते थे कि हमें अपनी बात कैसे मनवानी है, प्रेयर लेटर्स, प्रार्थना पत्र, मोमेंटो, स्मृति पत्र या डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल, ये 3 उनके क्या थे, तरीके थे जिसके तरीके से वो अपनी डिमांड्स पूरा कराना चाहते थे, क्योंकि उनको बिलीव था कि हमें जो अपना लक्ष्य चाहिए वो हम संवैधानिक साधनों से ही प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो वो प्रेयर लेटर भेजते थे, अगर वो रिफ्यूज़ कर दें तो वो उसमें अमेंडमेंट करके दोबारा भेजते थे, है ना। लेकिन कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लेते थे जिससे वायलेंस हो, है ना। या स्मृति पत्र भेजते थे या फिर प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि मंडल क्या होता है, जिसमें प्रतिनिधि लोग होते हैं जिनको वो लोग वोट देके जिताते हैं और वो लोग उनके पास जाते हैं अपनी डिमांड्स लेके, है ना। अब स्मृति पत्र के बारे में मालवीय जी ने कहा था, हमें शासन से बार बार याचना करनी चाहिए जिससे कि वह हमारी मांगों पर शीघ्रता से विचार करे, ठीक है। इसीलिए ही जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने इसको क्या कहा था, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। कि ये क्या है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति है कि ये लोग बार बार भीख मांगते हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो उस टाइम पर ये ज़रूरी भी था इस तरह से अपनी बात को मनवाना, क्योंकि जिस समय ये अर्ली कांग्रेस बनी थी, है ना, तो उस समय जो लोग थे उनमें यूनिटी नहीं थी, है ना। तो उस समय लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस जागी, उसके बाद ही लोगों ने यूनिटी में आना शुरू करा है, ठीक है। अब इसके फेलियर्स क्या रहे जो उदारवादी थे, है ना, इनकी असफलताएं क्या रहीं और अचीवमेंट्स क्या रहे, सफलताएं क्या रही, है ना। असफलता और सफलता, इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।